आज की कहानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन की है। साल 2011 की बात है। एक रात पुलिस अपने राउंड पर निकली थी। तभी एक पुलिस वाले को सड़क के बीचों बीच काफी सारा धुआं दिखाई दिया। पुलिस ने तुरंत उस धुएं का पीछा किया। पीछा करने पर उन्हें एक कार दिखी जिस पर आग लगी हुई थी। पुलिस ने बिना कोई देरी किए तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग को बुझाया गया। आग बुझने के बाद पुलिस ने देखा कि वो एक नीले रंग की मर्सिडीज कार है। इसके बाद पुलिस ने कार के अंदर झांका तो उसमें कोई नहीं था। इसलिए पुलिस को लगा कि शायद ये चोरी की कार होगी या फिर किसी ने किसी से बदला लेने के लिए कार जला दी होगी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों ने कार की तलाशी ली, इस उम्मीद में कि शायद कोई आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए। गाड़ी की तलाशी के दौरान ही एक पुलिस वाले ने गाड़ी की डिग्गी खोली। गाड़ी की डिग्गी खोलते ही वो सन्न रह गए, क्योंकि डिग्गी में एक लाश रखी थी जो बुरी तरह जल गई थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये लाश किसकी है और इसे इतने बेदर्द से क्यों मारा गया। गाड़ी के अंदर लाश इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि लाश के ऊपर एक कपड़ा तक नहीं बचा था। लाश को देखकर ये समझ आ रहा था कि उसके हाथ पैर को किसी रस्सी से बांधा गया था, लेकिन आग के साथ वो रस्सी भी पूरी तरह से जल चुकी थी। पूरी गाड़ी की अच्छे से तलाशी लेने के बाद भी पुलिस को कोई ऐसा आइडेंटिटी या सबूत नहीं मिला जिससे लाश के बारे में कुछ पता चल सके। अब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन के नाम पर सिर्फ दो ही चीजें थी। पहली वो ब्लू कलर की मर्सिडीज कार और दूसरी उस कार का नंबर। अब पुलिस गाड़ी के नंबर की इंफॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है यह गाड़ी 18 साल के अमनदीप कौर के नाम है। इस केस की जांच करते करते अब तक सुबह के 5 बज गए थे। अब पुलिस सुबह के 5 बजे ही उस गाड़ी के नंबर पर लिखे एड्रेस पर जाती है। वहां पहुंचकर वो दरवाजा खटखटाते हैं तो एक औरत दरवाजा खोलती है। इसके बाद पुलिस वाले अमनदीप कौर के बारे में पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ है। पहले तो इतनी सुबह पुलिस को अपने दरवाजे पर देखकर वो औरत थोड़ा घबरा जाती है। फिर वो पुलिस वालों को बताती है कि अमनदीप उनकी बेटी है। इसके बाद वो अमनदीप को बुलाती है। अब पुलिस दोनों को बिठाकर उनको बताती है कि अमनदीप की गाड़ी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर एक सड़क पर जलते हुए मिली है। इसके बाद वो पूछते हैं कि उनकी गाड़ी वहाँ कैसे पहुंची और उसमें आग कैसे लगी। अब तक पुलिस ने उनको उस लाश के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अमनदीप पुलिस को बताती है कि उसका 3 साल का बड़ा भाई गगनदीप एक पार्टी में जाने के लिए कल रात उसकी गाड़ी मांगकर ले गया था। उसने बताया था कि लेट नाइट पार्टी होने के कारण वापस आने में उसे काफ़ी लेट हो जाएगा। इसी बीच पुलिस गगनदीप और उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा पूछताछ करती है। इस पर अमनदीप बताती है कि गगनदीप 21 साल का है और वह इतनी सी उम्र में ही अपनी मेहनत से करोड़पति बन गया है और उसका एक अपना टीवी चैनल भी है। उस चैनल का नाम है सिख टीवी। इन सब के अलावा वो फैमिली के बिजनेस को भी संभालता है जो पहले गगनदीप के पिता संभाला करते थे। लेकिन 2 साल पहले उसके पिताजी का कत्ल हो गया था और वह कत्ल उनके बेस्ट फ्रेंड ने बिजनेस में घपला करने के बाद किया था। उस हत्या के बाद पूरे परिवार सदमे में था। उस घटना के बाद से ही गगनदीप ने पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी ली। इसके साथ ही वो ब्रिटिश सिख फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट है। उसके खिलाफ न ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और न ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी है। अब पुलिस को लगने लगता है कि ये लाश गगनदीप की हो सकती है। उन्होंने सोचा कि चूंकि गगनदीप इतने कम उम्र में ही करोड़पति बन गया है तो हो सकता है कि पैसों की वजह से किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो और सभी सबूत मिटाने के लिए कार में आग लगा दी हो। अब पुलिस वाले उनको बताते हैं कि उनकी गाड़ी की डिग्गी में एक लाश मिली है। ये सुनते ही अमनदीप और उनकी मां सदमे में आ जाते हैं। इधर पुलिस के मन में कई सवाल आ रहे थे। कभी उनको लगता था कि गगनदीप ने किसी को मार के उसकी लाश को डिग्गी में डाल दिया हो, तो कभी उनको लगता कि किसी ने गगनदीप को मार के उसकी लाश डिग्गी में रख दी हो। वो लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए सब कुछ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के भरोसे था। पुलिस गगनदीप के घर से उसका टूथब्रश और कंघा लेके जाती है ताकि डीएनए की मदद से ये पता किया जा सके कि ये लाश गगनदीप की है या किसी और की। इसके बाद अमनदीप गगनदीप के सारे दोस्तों को कॉल करती है और गगन के बारे में पूछती है, लेकिन किसी भी दोस्त के पास गगनदीप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच गगनदीप का एक दोस्त सजेस्ट करता है कि क्यों न इंटरनेट का सहारा लिया जाए। इसके बाद अमनदीप और गगनदीप के दोस्त फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि गगनदीप मिसिंग है, लेकिन कहीं से भी किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब घर वाले भी मायूस होकर बैठ जाते हैं क्योंकि गगनदीप का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। इधर पुलिस जहां गाड़ी चलती हुई मिली थी वहां के आसपास के इलाके की सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू करती है। सीसीटीवी चेक करने के दौरान उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि 2 लोग गाड़ी में आग लगाकर भाग रहे हैं, लेकिन वह पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। यहाँ तक कि वह फुटेज देखकर भी कोई यह नहीं बता सकता था कि वह दोनों लड़के हैं या लड़कियाँ। लेकिन जब उस फुटेज को गौर से देखा गया तो एक चीज नोटिस करने वाली लगी कि उन दोनों लोगों में से एक आदमी ने पगड़ी पहन रखी थी, ऐसी पगड़ी जैसी गगनदीप पहनता था। अब पुलिस तुरंत ये जानकारी गगनदीप के फैमिली को देती है। इस जानकारी के मिलते ही अब पुलिस और फैमिली दोनों को लगने लगा कि उस सीसीटीवी फुटेज में गगनदीप है।
अगले दिन डीएनए की रिपोर्ट आती है। जब कार में मिली लाश और उस टूथब्रश का टेस्ट किया गया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। यानी अब पुलिस के सामने साफ हो चुका था कि कार में मिली लाश और किसी की नहीं बल्कि गगनदीप की ही है। अब पुलिस को ये बात गगनदीप के परिवार को भी बतानी थी, लेकिन वो ये बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने जैसे तैसे करके अमनदीप और उनकी माँ को बताया कि कार में मिली लाश गगनदीप की है। ये सुनते ही उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अभी वो पिता के सदमे से उभरे नहीं थे कि एक और बड़ा सदमा उन्हें लग गया था। इसके बाद गगनदीप का अंतिम संस्कार किया जाता है। अमनदीप कौर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गगनदीप के बॉडी के ऊपर कितनी लेयर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और एक आंख पूरी तरह से अंदर धंस चुकी थी। उस बॉडी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो किसी इंसान की बॉडी है। खैर, इसी बीच गगनदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि गगनदीप को जलाने से पहले उसे बहुत मारा गया था। उसके सिर पे इतनी जोर से हमला किया गया था कि उसका दिमाग सूज गया था। इसके साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि जिस वक्त उसे जलाया गया था उस वक्त वो जिंदा था, क्योंकि पोस्टमार्टम के समय उसके फेफड़ों में राख मिली थी। पुलिस को समझ आ गया था कि गगनदीप की हत्या बहुत क्रूर तरीके से की गई है। अब उनके सामने बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि रात में घर से खुशी खुशी निकला गगनदीप आखिर उस हाल में कैसे पहुंचा। साथ ही सवाल ये भी था कि उस सीसीटीवी फुटेज में दिखे वो लोग कौन थे जो कार को जलाकर भाग रहे थे। अब पुलिस को इन सवालों के जवाब तलाशने थे, इसलिए वो इस केस की जांच में और तेजी लाते हैं। अब पुलिस जगह जगह की सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है ताकि गगनदीप की कार को ट्रैक किया जा सके कि आखिर वो कहाँ कहाँ गया था। इसी बीच पुलिस को ये पता चलता है कि गगनदीप एक स्टोर भी गया था जहाँ से उसने एक टेडी बियर, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक खरीदी। कार का सारा ट्रैक ट्रेस करने के बाद एक शहर का नाम सामने आता है, ब्राइटन। अब पुलिस गगनदीप के फैमिली और दोस्तों से पूछती है कि ब्राइटन में कौन रहता है, तो वो बताते हैं मुंडिल माहिल नाम की एक लड़की वहाँ रहती है जो गगनदीप की दोस्त है। इसके बाद पुलिस मुंडिल माहिल के बारे में और डिटेल से जानकारी लेती है, तो उन्हें पता चलता है कि मुंडिल माहिल 19 साल की मेडिकल स्टूडेंट है जिसको गगनदीप बहुत पसंद करता था। मुंडिल माहिल और गगनदीप का एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम था हरिंदर शौकर। इन दोनों की मुलाकात 1 साल पहले हरिंदर शौकर की एक पार्टी के दौरान ही हुई थी। उस पार्टी के बाद गगनदीप ने मुंडिल माहिल को फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, जिसे मुंडिल ने एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसके बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। गगनदीप के परिवार को भी उन दोनों के दोस्ती के बारे में पता था, लेकिन गगनदीप के परिवार को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी, क्योंकि मुंडिल माहिल सिख जरूर थी पर वो क्लब जाती थी और साथ ही लड़कों के साथ पार्टी भी किया करती थी। इसके साथ ही गगनदीप की माँ उससे अक्सर कहा करती थी कि मुंडिल माहिल धार्मिक नहीं है, इसलिए वो अपने बेटे को मुंडिल माहिल से मिलने से रोकते भी थे। अब पुलिस को मुंडिल माहिल के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए वो अब सीधे ब्राइटन में मुंडिल माहिल के घर जाते हैं। वहां पहुंच के पुलिस को पता चलता है कि मुंडिल माहिल उस घर में अपने 8 सहेलियों के साथ रहती है जो उसके कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। घर में घुसने से पहले पुलिस की नज़र पास में लगे सीसीटीवी पर पड़ती है। इसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि गगनदीप अपनी कार में रात के लगभग 11 बजे मुंडिल के घर के पास आया था। जब इस चीज़ के बारे में पुलिस ने मुंडिल से पूछा तो उसने बताया कि गगनदीप रात में आया था, फिर उससे मिलके वो चला गया। इसके बाद वो भी अपने अगले दिन की एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी और उसके बाद से उनकी कोई बात नहीं हुई है। इधर जब बहन अमनदीप कौर को पता चलता है कि पुलिस मुंडिल माहिल के घर गए थे, तो वो पुलिस को बताती है कि जब गगनदीप का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था तब वो गगनदीप के दोस्तों को फ़ोन करके उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान अमनदीप ने मुंडिल माहिल को भी कॉल किया था। अमनदीप ने बताया कि मुंडिल माहिल के बात करने का तरीका नॉर्मल नहीं था, बल्कि अजीब था, क्योंकि जब अमनदीप ने मुंडिल माहिल से पूछा था कि क्या गगनदीप वहाँ आया था, तो पहले मुंडिल ने कहा था कि वो यहाँ नहीं आया था। लेकिन जब अमनदीप ने उसे बताया कि गगनदीप के बाकी दोस्तों ने कहा था कि वो तुमसे मिलने आने वाला है, तो तुरंत ही मुंडिल ने अपनी बात बदल दी और कहा कि वो आया था और बाहर मिल के वो वापस चला गया। ये सुनने के बाद पुलिस के शक की सुई मुंडिल माहिल के ऊपर घूम गई। इसके बाद पुलिस मुंडिल माहिल के घर वापस जाती है, लेकिन तब तक मुंडिल वहाँ से भाग चुकी थी। अब पुलिस को समझ आ गया था कि गगनदीप के कत्ल के पीछे माहिल का ही हाथ है, लेकिन फिर भी पुलिस मुंडिल के पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पड़ोसी बताते हैं कि 2 रात पहले मुंडिल माहिल के घर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। इसके साथ ही पड़ोसी ने 2 लड़कों को कार की डिग्गी में कुछ भारी सामान भरते देखा था। पड़ोसियों को रात में ये हरकतें थोड़ी अजीब लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत उस कार का नंबर नोट कर लिया। इसके बाद उन्होंने उस नंबर को पुलिस को दिखाया। पुलिस नंबर देख के समझ गई, क्योंकि यह वही अमनदीप की ही कार थी। पुलिस को शुरुआत में लगा था कि सिर्फ मुंडिल माहिल ही इस कत्ल के पीछे है,
लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि इस कत्ल के पीछे और भी लोग हैं। पड़ोसियों से तमाम जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक बार फिर मुंडिल महल के घर जाती है। वहां जाके वो सारी लड़कियों से पूछताछ करती है। पुलिस उनसे पूछती है कि 2 दिन पहले यहाँ क्या हुआ था। तो एक लड़की बताती है कि मुंडिल और गगनदीप काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों से उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसकी वजह से मुंडिल हमेशा कहती थी कि वो गगनदीप को जान से मार देगी। इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि उस रात क्या हुआ था उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुंडिल ने उन सबको नीचे आने से मना किया था। इसके बाद रात करीब 11 से 12 बजे के आसपास उन्हें जोर जोर से सामान फेंकने और किसी आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन चूंकि मुंडिल ने उन्हें नीचे आने से मना किया था, इसलिए उनमें से कोई भी नीचे नहीं गया। इतने में ही दूसरी लड़की बताती है कि उस रात लगभग 9 बजे के आसपास मुंडिल अपने 2 दोस्तों को पिक करने रेलवे स्टेशन गई थी। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिलती है, वो तुरंत रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं। वहां पहुंच के वहां के सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के दौरान पुलिस को एक फुटेज में मुंडिल की कार दिखती है, तो वहीं दूसरी फुटेज में मुंडिल महल अकेले पैदल स्टेशन की ओर बढ़ते दिखती है, और तीसरे फुटेज में मुंडिल महल 2 लड़कों के साथ हंसते हुए दिखाई देती है। ये देखकर पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि ये 2 लड़के वही हो जिनको मुंडिल पिक करने आई थी। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज पहले के सीसीटीवी फुटेज से क्लियर थे, इसलिए उनको मुंडिल महल को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब पुलिस को उन 2 लड़कों के बारे में पता करना था जो मुंडिल महल के साथ थे। इसके लिए पुलिस ने उन सीसीटीवी फुटेज को गगनदीप के परिवार और दोस्तों को दिखाया। वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद परिवार वाले 2 लड़के में से एक को तुरंत पहचान लेते हैं। उनमें से एक लड़का हरिंदर शौकर था। ये नाम पता चलते ही पुलिस फैमिली से हरिंदर शौकर के बारे में डिटेल से पूछताछ करना शुरू करती है। वो बताते हैं कि हरिंदर शौकर गगनदीप का बेस्ट फ्रेंड था और वो अक्सर घर भी आता था। हरिंदर थोड़ा फाइनेंशियली कमज़ोर था, इसलिए गगनदीप उसकी मदद भी करता था। इसके साथ ही गगनदीप कई बार उसका लोन भी उतार चुका था। गगनदीप हरिंदर की नौकरी लगाने में भी मदद करता था। इसी बीच अमनदीप पुलिस को बताती है कि जब वो गगनदीप के सभी दोस्तों को फ़ोन कर रही थी, तभी उसने हरिंदर शौकर को भी फ़ोन किया था, और जब उसने हरिंदर को बताया कि गगनदीप गायब है और नहीं मिल रहा है, तो ये सुनकर हरिंदर जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन हरिंदर का हंसना अमनदीप को बहुत बुरा लगा, क्योंकि गगनदीप के बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद उसके ना मिलने पर वो हंस रहा था। इसके बाद पुलिस वाले अमनदीप से हरिंदर शौकर का एड्रेस लेते हैं और तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो हरिंदर को अरेस्ट करते हैं और पुलिस थाने ले आते हैं। पुलिस थाने में अब पुलिस वाले हरिंदर से पूछताछ करते हैं। वो पूछते हैं कि रेलवे स्टेशन पर तीसरा आदमी उसके साथ कौन था, तो वो बताता है कि उसका नाम है डेरेन पीटर। इसके बाद जब पुलिस वाले गगनदीप के बारे में हरिंदर से पूछते हैं, तो हरिंदर कोई जवाब नहीं देता। वो बस चुप रहता है और पुलिस के लाख पूछने पर भी वो गगनदीप के बारे में कुछ नहीं बोलता। अब उस तीसरे लड़के यानी डेरेन पीटर की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत उसके घर जाती है और उसे अरेस्ट करती है। इसके साथ ही पुलिस को डेरेन पीटर के घर से पेट्रोल के कैंस मिलते हैं, जो एक महत्वपूर्ण सबूत था। इन पेट्रोल कैंस का यूज़ इन्होंने कार जलाने के लिए ही किया था। अब तक ये केस बहुत बड़ा हो गया था और मीडिया की नज़र इस केस पर पड़ चुकी थी। ये केस अब मुंडिल महल के फोटो के साथ इंग्लैंड के न्यूज़ चैनल पर आना शुरू हो गया था। अब मुंडिल महल का बचना लगभग नामुमकिन था। वो किसी भी वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ सकती थी, लेकिन इससे पहले ही मुंडिल महल खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। सरेंडर करने से पहले मुंडिल महल ने अपने दिमाग में एक झूठी कहानी बना ली थी, जो कि उसने सरेंडर करने के बाद पुलिस को बताई। उसने पुलिस को बताया कि गगनदीप उसके घर आया था और उससे थोड़ी देर मिलने के बाद वो वहाँ से चला गया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि चूंकि गगनदीप सिख फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, इसलिए हो सकता है कि किसी ने जलन या दुश्मनी की वजह से उसका कत्ल कर दिया हो। लेकिन अब तक पुलिस को मुंडिल महल के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। पड़ोसियों से, मुंडिल के रूममेट से और रेलवे स्टेशन के फुटेज से पुलिस को क्लियर हो चुका था कि इस कत्ल में कहीं ना कहीं मुंडिल महल का भी हाथ है। इसलिए अब पुलिस मुंडिल महल से सख्ती दिखाती है, तो वो टूट जाती है और एक नई कहानी बताती है। वो बताती है कि आज से 6 महीने पहले एक रात अचानक गगनदीप उसके घर आया था। अब चूंकि गगनदीप उसका दोस्त था, इसलिए उसने गगनदीप को अपने घर के अंदर आने दिया। इसके बाद गगनदीप उसके कार की हेडलाइट खराब होने की वजह से उस रात मुंडिल के घर में ही रुकने की बात कहता है। क्योंकि गगनदीप मुंडिल का दोस्त था, इसलिए मुंडिल ने उसको वहां रुकने की इजाज़त दे दी। उसी रात गगनदीप मुंडिल से ज़बरदस्ती करने की और उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। गगनदीप उससे सॉरी बोलता है, लेकिन अब मुंडिल के दिल में गगनदीप के लिए नफरत बढ़ चुकी थी। वो अब उससे बात भी नहीं करना चाहती थी।
इस इंसिडेंट के कारण 6 महीने तक उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद फिर पुलिस ने धमकाते हुए मुंडिल से पूछा कि अगर 6 महीने तक उन दोनों के बीच बातचीत बंद थी तो फिर 6 महीने बाद अचानक कैसे बात हुई। तो मुंडिल ने बताया कि असल में उसने गगनदीप को माफ़ नहीं किया था और वो गगनदीप को मजे चखाना चाहती थी, इसलिए उसने 6 महीने बाद गगनदीप को मैसेज करके अपने घर मिलने बुलाया, जहाँ हरिंदर शौकर और डैरेन पीटर पहले से मौजूद थे। मुंडिल ने बताया कि उसने हरिंदर शौकर और डैरेन पीटर को इसलिए बुलाया था ताकि वो गगनदीप को 2 थप्पड़ मारे और उसे अच्छे से सबक सिखा सके, ताकि अगली बार वो ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन वो मरा कैसे और कैसे उसकी कार और बॉडी जल गई, उस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। पुलिस मुंडिल की इस कहानी पे विश्वास करती, लेकिन पुलिस को उसके रूममेट से पूछताछ में पता चल गया था कि उसने उनको नीचे आने से मना किया था और उन्होंने आवाज़ भी सुनी थी। साथ ही पड़ोसियों ने भी उनको किसी भारी चीज़ को डिग्गी में भरते देख लिया था, इसलिए पुलिस को पता था कि इसकी ये कहानी भी झूठी है। इसके बाद पुलिस इन तीनों के फोन्स चेक करती है। पुलिस मुंडिल के मोबाइल से गगनदीप को भेजा गया मैसेज देखती है, जिसमें वो गगनदीप को मिलने के लिए अपने घर बुला रही थी। इधर मुंडिल ने हरिंदर को भी कॉल और मैसेज किया था। मुंडिल ने गगनदीप को मिलने के लिए रात 11 बजे बुलाया था, तो वहीं उसने हरिंदर को रात 9 बजे ही बुला लिया था। पुलिस को मुंडिल माहिल और हरिंदर के बीच बात की कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है, जिसमें हरिंदर कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए 21 साल जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, क्या तुम मेरे इंतज़ार करोगी। इससे पुलिस को क्लियर हो गया था कि उनकी प्लानिंग गगनदीप को जान से मारने की ही थी। इसी बीच दोस्तों से पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि हरिंदर भी मुंडिल माहिल को पसंद करता था। इसके बाद सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में साबित हो जाता है कि हरिंदर शौकर और डैरेन पीटर ने ही गगनदीप को मारा है। चूंकि हरिंदर गगनदीप से बहुत ज़्यादा पतला था, तो गगनदीप को मारना उसके अकेले की बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने डैरेन पीटर को पैसे देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया। कोर्ट ने हरिंदर शौकर को 22 साल, डैरेन पीटर को 12 साल और मुंडिल माहिल को 6 साल की सज़ा सुनाई। मुंडिल माहिल ने यह 6 साल की सज़ा सिर्फ 3 साल काटी और 2014 में वो जेल से बाहर आ गई। इसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और कुछ साल बाद उसने शादी कर ली। अब वो अपनी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रही है। हालांकि कोर्ट ने दोषियों को सज़ा दे दी, लेकिन अभी भी इस केस में कई सवाल हैं। गगनदीप के एक दोस्त ने यह कहा था कि मुंडिल माहिल ने गगनदीप से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो क्या पता कारण पैसा भी हो। एक और सवाल ये कि कत्ल के अगले दिन मुंडिल और उसके रूममेट्स के एग्ज़ाम थे, इसलिए मुंडिल के रूममेट्स भी जाकर पढ़ाई कर रहे थे होंगे। अगर गगनदीप ने मुंडिल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मुंडिल उस समय क्यों नहीं चिल्लाई। एक ही घर में रहने के बावजूद उसके बाकी के 8 रूममेट्स को क्यों कुछ पता नहीं चला, और क्यों 6 महीने बाद उसे गगनदीप को सबक सिखाने की याद आई। और ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम।